Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and today I am here with Thermodynamics chapter 5 and the topics first law of thermodynamics and enthalpies of a reaction. Before this, what we have discussed so far, just let me discuss with you. जो कुछ भी हमने डिस्कस किया है इसके पहले थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं आपको, और वो क्या क्या है। जैसे हमने वेरियस थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस डिस्कस किया, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ किया जिसमें एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ है। उससे भी पहले हमने सिस्टम और सराउंडिंग के बारे में देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम थे। ठीक है, इसके लिए ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप्स का जो है हमने एग्जाम्पल भी आपको दिया था, जो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, सब वो सब जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं स्टेट वेरिएबल्स में या स्टेट फंक्शन, जिसमें हमने आपको बताया था कि द थर्मोडायनामिक पैरामीटर which mainly depends on initial and final state of the system or which changes with the change in state of the system, but they don't depend on the path on which the change has been brought about. Okay, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया और उसमें डिफरेंट आपका जो है ये था वेरिएबल था, स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन, जिसमें हमने टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, है ना, और इंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह के बारे में हमने ये सब एग्जाम्पल दिया था। इसमें हमने शुरू किया था इंटरनल एनर्जी से, और इंटरनल एनर्जी का हमने आपको एक्सप्लेनेशन देते हुए कि इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दिस, और दिस एनर्जी मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स। कभी जो है वो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी। कहने का मतलब उस ऑब्जेक्ट में उस समय जितने भी एनर्जीज के फॉर्म होंगे, दे आर ऑल सम्ड अप एंड दैट इज internal energy. और since internal energy is a state variable, that's why we could know the change in internal energy, जो हमने देखा था किसी प्रोसेस का हो या कोई केमिकल रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी हो, वो हमने देखा था। खास करके रिएक्शन के लिए हमने देखा था कि अगर क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट देखे थे। और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा था कि अगर ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव हो तो एक्सोथर्मिक हो जाएगा रिएक्शन का नेचर या प्रोसेस, और अगर वो पॉजिटिव हो तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ये सब हम लोगों ने देखा था। और उतना ही नहीं, एक और भी उसमें इम्पॉर्टेंट ये था, शायद हो सकता है हम नहीं लिखे हों, कि डेल्टा U जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू भी होता है। मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज आल्सो कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इसको हम लोग अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जो क्यू भी लिखा हुआ है दिस इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड। इसको हम लोग लिखेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे।
ये सब हम लोगों ने कर लिया। इसके बाद हम लोग आए इंथैल्पी पर, और इंथैल्पी में भी हम लोगों ने देखा कि वो क्या था। इंथैल्पी इज डिफाइंड एज व्हाट, द इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन। यानी हम लोगों ने देखा H इज इक्वल टू U प्लस पी भी होता है, लेकिन आप जानते हैं कि H इज अदर, मतलब इंथैल्पी दैट इज हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज अदर स्टेट फंक्शन। तो इसमें भी हम लोग इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम हम लोग देखेंगे, और इसमें हमको फाइनली मिला क्या था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये मिला था एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। और फिर इसी से हम लोगों को जब आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए थे PV इक्वल टू nRT, तो हम लोगों को मिल गया था डेल्टा U प्लस डेल्टा NG फॉर गैस RT। ठीक है, तो ये सारा जो रिलेशन मिला है सब पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। ठीक है, और ऐसे एक्सपेरिमेंटली जो है हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहता है कि डेल्टा U एक्सपेरिमेंटली, ये सब कहीं नोट करने की जरूरत है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, बॉम्ब कैलोरीमीटर, है ना। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इतना तो जो है हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, इसके बाद जो अब हम लोगों का है उसमें है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं, और तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हम लोग आएंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देखिए, कहता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेसिकली एसोसिएटेड विथ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एसोसिएटेड है। मतलब एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर एब्जॉर्ब, नॉर, है ना, you know, this remains constant. Energy can neither be created nor, you know, absorbed. When one form of energy disappears, an equivalent form of, है ना, एनर्जी appear। ये भी हम लोग जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में ही देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इस तरह से कई जो है पॉइंट्स होते हैं, लेकिन हर एक पॉइंट का मीनिंग ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही होता है। ए मशीन इज नॉट 100% जो है एफिशिएंट। कोई भी मशीन जो होता है वो 100% एफिशिएंसी का नहीं होता है। दिस इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है, इसको जो है जानना होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, एक इसका मैथमेटिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म, तो ये जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो तो आप समझ ही गए कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके, तो वो तो हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जिसमें मैंने ये भी बतलाया आपको कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर्स, आई मीन डिसअपीयर्स, एन इक्विवेलेंट अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अपीयर्स। ये सब जो है आपका
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है वो जरा देखा जाए। इसमें कहता है कि सपोज करते हैं कि ये कोई आपका सिस्टम है, ठीक है, जिसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, U1, और अगर ये Q अमाउंट ऑफ हीट जो है एब्जॉर्ब करता है तो इस पर वर्क डन जो है वो हम लोग ले लेते हैं W, एंड द फाइनल इंटरनल एनर्जी इज U2। ये चीज हम लोग देख लेते हैं। तो इतना चीज हम लोग को लिखना है कि वी कंसीडर एन ऑब्जेक्ट हुज इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज U1 if it absorbs Q amount of heat from the surroundings, then work done on it is W, and at the same time the change in, I mean the final internal energy is U2. Therefore the change in internal energy, change in internal energy, that is delta U, that is U2 minus U1, that is what, delta U is equal to Q plus W. This happens, and this is first law of thermodynamics, where W is the work done on the system, ठीक है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो गया। लेकिन अगर यहीं पर ये अगर वर्क डन बाय द सिस्टम हो तब क्या होगा, इफ W is work done by the system, ये तो ऑन द सिस्टम हो गया, ये देखिए ये है ऑन द सिस्टम, लेकिन अगर ये बाय द सिस्टम हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाय द सिस्टम, देन डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाएगा Q माइनस W। तो दिस इज अनदर फॉर्म ऑफ व्हाट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एंड वेयर W is the work done by the system. So sometimes there is a short questions on this formula. तो आपको उस फॉर्मूला में लेकिन देखना पड़ेगा कि whether W is work done on the system और work done by the system, अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब देखिए हम लोग चलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है उसको जरा हम लोग देखें। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को आप बोल सकते हैं, जैसे ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पर हम लोग आते हैं, कहते हैं फॉर एनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंड दैट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय डेल्टा RH, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, है ना। ये देखिए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट दे दें माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दे दें, ठीक है। अगर मान लीजिए कि प्रोडक्ट ज़्यादा है तो टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट दे करके हम लोग डेल्टा RH निकालते हैं। तो वहाँ भी अगर हो जाएगा, अगर मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ लिख सकते हैं कि इफ वी हैव
different reactants and products then delta RH मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, देखिए सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ, यहाँ पर प्रोडक्ट्स लिख देंगे, माइनस समेशन, है ना, यानी टोटल इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट हो जाएगा। ये हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब यही इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, नेगेटिव में आएगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब सबसे ज़्यादा जो जरूरी है वो है टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का जो टाइप होगा वो देखिए कितने टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट में जो होगा वो हम लिख देते हैं इंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तीसरा है इसमें इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, फिर होगा इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, पांचवा है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो ये तो पांच ठो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन अदर इंथैल्पीज इन अदर इंथैल्पीज ऑफ ट्रांजिशन, और फेज ट्रांजिशन, अदर इंथैल्पीज ऑफ, लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं फेज ट्रांजिशन। तो उसमें क्या क्या आता है वो देखिए, फिर हम लोग यहाँ पर 6 नंबर में पढ़ लेंगे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, सेवन जो होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, फिर 8 में जो होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, फिर 9 में जो होगा वो होगा इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो इस तरह से जो है ना, वो आपका डिफरेंट इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांजिशन जो है ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। और इसमें कुछ है नहीं, सिंपली जो है हम लोग जैसे देखेंगे कि किस फॉर्म से किस फॉर्म में जा रहा है, तो वो हम लोग पढ़ लेंगे बारी बारी से। अब जरा सिंपली हम आपको ये बतला दें, जितना भी ये 5 जो आपका सिलेबस में है ही, ये तो पढ़ना है। और ये भी आप अगर थोड़ा सा और भी ज़्यादा पढ़ना चाहें तो इंथैल्पीज़ के लिए जो है इंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है ये, और इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये सब जो है इस सब का क्या है कि डेफिनेशन भी पूछेगा और एक एक एग्जाम्पल चाहिए जो आपको एकेडमिकली इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और कंपटीशन की जब बात है
तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसका थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ भी हम लोगों ने इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो पढ़ा है, अगर उस रिएक्शन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में दे दें, अब वहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म है कि अगर उसको हम 298 केल्विन एंड 1 बार और 1 एटीएम प्रेशर पर ले लें। पहले तो 1 एटीएम था, लेकिन बाद में चल करके उसको जो है थोड़ा चेंज करके 1 बार कर दिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप 1 एटीएम भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं, बिकॉज वेरी क्लोज डिफरेंस बिटवीन 1 बार एंड 1 एटीएम, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 1 बार इज इक्वल टू होता है 0.987 एटीएम होता है, तो लगभग दोनों जो है इक्वली है ना, तो वो हो सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लिख देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में डेल्टा आर एच नॉट लिख देंगे, तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे एच नॉट फॉर प्रोडक्ट माइनस एच नॉट रिएक्टेंट्स दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। तो जैसे इंथैल्पी ऑफ कंबशन अगर हमको डिफाइन करना रहेगा, तो आप जानते हैं कि कंबशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या देना है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट कंबशन, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा। और उसी को अगर स्टैंडर्ड इंथैल्पी की बात होगी तो हम लोगों को वो कंडीशन जनरेट कर देना है एट 298 केल्विन एंड 1 बार, क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस अंडरगोज कंप्लीट कंबशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दे दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और उस सब का नोटेशन जो है देखिए क्या हो। अब इसका जो नोटेशन है, बल्कि इधर देख लीजिए, डेल्टा सी एच, ये सी जो होता है वो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा सी जो है कंबशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -x किलो जूल पर मोल, ठीक है, ये हो जाएगा। उसी तरह से इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज द हीट चेंज और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब वहां पर हम लोग क्या कर लेंगे, जैसे सपोज कीजिए कंबशन के लिए बहुत एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, वो सब एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए जैसे मान लीजिए कंबशन के लिए दे रहे हैं, तो आप ये दे दीजिए CH4 प्लस O2, देखिए क्या हो जाएगा, CO2 प्लस H2O, यहाँ पर ले लीजिए ट्वाइस H2O, बल्कि यहाँ जो है आपका 2 दे दीजिए, ये ऑलरेडी बैलेंस हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल्टा CH इज इक्वल टू -x किलो जूल पर मोल हो गया। तो कहने का मतलब आप जो है एक एक एग्जाम्पल भी पुट कर सकते। जैसे फॉर्मेशन की बात होगी तो जैसे मान लीजिए ये हो गया C प्लस O2, CO2 हो गया, चाहे H2 प्लस O2, H2O वाला भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा FH, F फॉर फॉर्मेशन इज इक्वल टू -y किलो जूल पर मोल, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मेशन है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो इस तरह से हम लोग दिखा देंगे। अब इसी में जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है वो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको वो लेना होगा, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, है ना, द सब्सटेंस इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल टू 0। जैसे देखिए जितने भी एलिमेंट्री मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे X2 ले लीजिए, यहाँ पर H2 ले लीजिए, ये सब जो है
ग्रेफाइट ले लीजिए, सी जो लेंगे तो यहाँ पर ग्रेफाइट दे दीजिए, और अगर सल्फर लेना है तो S8 दे दीजिए, ETC इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब भी हम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पर कोई काम करेंगे तो अगर ये भी मान लीजिए कि इक्वेशन में आता है या फॉर्मूला में आता है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसके लिए हमारे पास में देखिए और भी ये एक्सप्रेशन है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए। तो कहता है कि देखिए फॉर्मेशन में ये देखिए स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आप देंगे तो इसमें आप दे सकते हैं कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस ये देखिए समेशन ले लीजिए डेल्टा FH0 रिएक्टेंट्स। तो इससे क्या मालूम हो जाएगा हम लोगों को, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, और इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग डिफरेंट न्यूमेरिकल्स बना सकते हैं। अब जैसे थर्ड में आप आते हैं इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब देखिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड, जनरली उसमें क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन में हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड is completely neutralized by a base is called enthalpy of neutralization हो जाएगा। और उसके लिए कहता है कि for strong acid and strong base जब भी अगर आप लेंगे तो क्या होगा, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जैसे ही होगा तो ये क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और इधर वाटर मिलेगा। तो यहाँ पर डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन के लिए हम NEU ले लेते हैं, यहाँ H कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू -57.1 किलो जूल, है ना। ये जो है एनर्जी हमेशा रिलीज होता है अगर आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, चाहे कोई भी एसिड लीजिए और कोई भी बेस लीजिए, लेकिन क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इफ एनी ऑफ द एसिड और बेस इज वीक, ठीक है, यानी एक वीक रहे और एक स्ट्रॉन्ग रहे, तो हमेशा वो जो वैल्यू है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का वो 57.1 से कम आएगा। ठीक है, लेकिन 57.1 नहीं आएगा। तो इस चीज को यहां पर लिख लेने की जरूरत है कि इफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स, मतलब एसिड और बेस इज वीकर, है ना, तो डेल्टा H क्या हो जाए, डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन, ये देखिए इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा, है ना, NEU डॉट और H कर देते हैं, तो ये हो जाता है इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल, इससे कम एनर्जी जो है रिलीज होगा। ठीक है, तो ये जो है याद रखने की बात है। यहाँ पर हम लोग माइनस साइन नहीं, वो जो है वो तो रिलीज एनर्जी को शो करता है, मतलब मैग्नीट्यूड में मैं बोल रहा हूँ कि 57.1 किलो जूल से कम एनर्जी जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा।
तो ये हो गया इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। उसी तरह से जब इंथैल्पी ऑफ बतलाइए सॉल्यूशन की बात होती है तो सॉल्यूशन हम लोग किसका बनाते हैं, सॉल्यूट का बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फिर चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन इंथैल्पी आइदर इन द फॉर्म ऑफ रिलीज ऑफ एनर्जी और इन द फॉर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन जो बनता है किसी सॉल्यूट का, तो वो सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड करता है। इट मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक, वो कोई भी नेचर का हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि मतलब वो जो है आपका सॉल्यूट कैसा है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि इसमें हमारे पास में वेरियस एग्जाम्पल्स हो सकता है, वो एग्जाम्पल मैं जरा यहाँ आपको दे देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए कि हमने NaCl लिया, ठीक है, और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो ये क्या हो जाएगा, NaCl एक्वस हो जाएगा। तो इस समय जो ये देखिए डेल्टा H का जो वैल्यू होगा, सॉल्यूशन जो होगा, यहाँ सॉल्यूशन लिख दीजिए, ये सॉल्यूशन लिख दीजिए और यहाँ पर H कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू होगा ये कहता है एक्सोथर्मिक, सॉरी ये देख लीजिए क्या है, निगेटिव होगा। ये क्या होगा, निगेटिव होगा। ओहो, निगेटिव कैसे हो जाएगा, ये देखिए पॉजिटिव होगा और ये हो जाएगा एंडोथर्मिक होगा। यही है, थोड़ा सा जो है इसको बढ़िया से देख लीजिए। तो कहता है कि जब NaCl को आप वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो वहाँ अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है कि हीट जो होता है एब्जॉर्ब होता है, और हीट एब्जॉर्ब होगा तो ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक नेचर का होगा। लेकिन यहीं पर अगर आप कॉपर सल्फेट ले लीजिए और इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, वाटर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा CuSO4, ये क्यों हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। तो इस समय जो आपका डेल्टा H जो होगा सॉल्यूशन के लिए, वो हो जाएगा यहाँ पर निगेटिव, और निगेटिव का मतलब होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक भी हो सकता है और एंडोथर्मिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सॉल्यूट कैसा है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर यह डिपेंड करता है। ठीक है, देखिए यहाँ सॉल्वेंट एक ही है, सेम है सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्यूट क्या है, अलग अलग है। तो इसीलिए वो एक एंडोथर्मिक हो गया, दूसरा एक्सोथर्मिक हो गया। तो वो हो जाता है इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो कैसे डिफाइन करेंगे कि चेंज इन इंथैल्पी और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब और रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन ए सुटेबल सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन। ओके, तो वो हो गया इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। और लास्ट में जो आता है वो है आपका इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, जो 5वां पॉइंट था। और इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के लिए क्या होता है, कोई भी हाइड्रेटेड क्रिस्टल, कोई भी आप एनहाइड्रस सॉल्ट ले लीजिए और उसको हाइड्रेट कर दीजिए, है ना, तो उसका हो जाए। जैसे यही देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे आपने CuSO4 ले लिया, एनहाइड्रस CuSO4 ले लीजिए, इसको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में जो है इसको क्रिस्टलाइज कर दीजिए, क्रिस्टलाइजेशन कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, CuSO4.5H2O, और ये जो है सॉलिड क्रिस्टल आपका बन जाएगा। और यहाँ पर डेल्टा, और देखिए हाइड्रेशन के लिए हम लोग HYD यूज़ करते हैं और यहाँ H दे देते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जो होगा ये नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, -x किलो जूल ले लीजिए अपना मन से, क्योंकि ये जो होता है एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है क्या हो गया, ये सारे इंथैल्पीज ऑफ
रिएक्शन जो है आप पढ़ लिए। अब जो आपका बचता है वो देखिए क्या क्या है, इंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब उसको एटम के फॉर्म में तोड़ने के लिए, और कौन सा एटम, गैसियस एटम। जैसे सपोज कीजिए कि आपका जो है Na सॉलिड है, ठीक है, तो इस Na सॉलिड को Na गैसियस एटम में तोड़ने के लिए जो है ना, चेंज करने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बोलेंगे। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इनटू इट्स व्हाट, गैसियस एटम। अब जैसे सोडियम सॉलिड है तो इसको सोडियम गैस में बदल दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर अगर CH4 गैस होगा तो ये क्या हो जाएगा, C गैस होगा प्लस 4H जो होगा, ये देखिए ये भी गैसियस स्टेट में होगा, एटम में चेंज हो गया। तो इसके लिए जो हमारा डेल्टा A फॉर एटोमाइजेशन दे देते हैं H, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। उसी तरह से ये जो सब्लिमेशन है क्या ले लेंगे हम लोग, 1 मोल ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन से डिनोट करेंगे और वो जो है क्या हो जाएगा, वो भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ जितने भी है इस सभी केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी, जैसे मान लीजिए वेपोराइजेशन है तो 1 मोल ऑफ ए लिक्विड चेंजेज इनटू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगा, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होगा, दैट इज आल्सो पॉजिटिव। सबका नोटेशन जो है डेल्टा H के ही फॉर्म में होगा, केवल इंडिकेशन होगा। सब्लिमेशन के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, देखिए सब्लिमेशन के लिए लिखेंगे डेल्टा SUBH, ये भी पॉजिटिव होगा। फिर अगर वेपोराइजेशन के लिए लिखेंगे तो डेल्टा वेपोराइजेशन H, ये भी आपका पॉजिटिव होगा। सब के सब एंडोथर्मिक। फ्यूजन के लिए होगा तो डेल्टा FUS ऐसे दे देंगे और H, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो 1 मोल ऑफ ए सॉलिड changes into its liquid form at its melting point, that is called enthalpy of fusion। तो ये सब जो है बहुत ही आसान है। अगर आप ये 5 इंथैल्पी जो है पहले पढ़ लेते हैं, जो है इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, तो आप क्या करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल के साथ सबका जो है आप, तो मैंने दे ही दिया है, फिर भी आप बुक देख करके जो भी हो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे और देखेंगे कि कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और केमिस्ट्री माय ड्रीम जो है, जो मेरा चैनल है, उसको आप देखते रहिए और कहीं कोई प्रॉब्लम आपको होगा नहीं, ये मुझे उम्मीद है। और अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आगे फिर इसका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।